हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है। तो इससे पहले 6th पार्ट में हमने देखा था अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी। और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने ये देखा था जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन सब से हम क्या निकाल सकते हैं, उन सब से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। राइट, इन सब से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं, बट हमेशा आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी मोलर मास की, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ कंडीशन है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कुछ कंडीशन में हमें जैसी वैल्यू मिलनी चाहिए मोलर मास की, तो जैसी वैल्यू मिलनी चाहिए मतलब उसको मान लीजिए हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं या नॉर्मल मोलर मास कहते हैं, वैसी मिलती नहीं है। तो कैसी मिलती है हमें मिलती है एबनॉर्मल, मतलब जो नहीं होना चाहिए जनरली वैसी वैल्यू मिलती है। तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, नाम से पता चल रहा है। राइट, तो नॉर्मल मोलर मास भी कुछ कंडीशंस में मिलता है और कुछ कंडीशंस में हमें मिलता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है उसको हम आज समझने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, वी कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बट द एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ मोलर मासेस कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जो एक्यूरेट वैल्यू है, सही वैल्यू जो मोलर मास की है, वो आपको केवल 2 कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तभी मिलती हैं। और वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1, द सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो जो वैल्यू है मोलर मास की वो करेक्ट नहीं होती है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, द सॉल्यूट मस्ट नॉट एसोशिएट और डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट है उसको एसोशिएट और डिसोशिएट सॉल्यूशन में नहीं होना है। राइट, अब एसोशिएट और डिसोशिएट का क्या मतलब है वो हम समझेंगे आगे के स्लाइड में। राइट, तो फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि करेक्ट वैल्यू मोलर मास की तभी मिलती है जब सॉल्यूशन कैसा होता है, डाइल्यूट होता है एक, और दूसरा जब सॉल्यूट एसोशिएट और डिसोशिएट नहीं होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो नंबर 1 है एसोसिएशन को हम लोग समझते हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जब भी एसोसिएशन होगा तो क्या नहीं मिलेगी? नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो देखते हैं किस तरीके से एसोसिएशन हो रहा है। तो सपोज हमारे पास क्या है, ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे एन है, एन एक नंबर है, मान लीजिए वो 100 भी हो सकता है और किसी केस में 2 भी हो सकता है। राइट, तो एन एक नंबर है, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा लिखा भी है एन सिंगल मॉलिक्यूल। राइट, एन इज द नंबर। तो जब ये सिंगल मॉलिक्यूल एसोशिएट होते हैं, जब ये छोटे मॉलिक्यूल एसोशिएट होते हैं तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल एसोशिएटेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH। राइट, ये है मोनोमर। और जब दोनों एसिटिक एसिड क्या करते हैं, एसोशिएट होते हैं, तो ये बनाते हैं डाइमर। जब दोनों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एसोशिएट होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये है बेंजोइक एसिड C6H5COH। राइट, ये भी मोनोमर है, 2 मोनोमर हैं इसके, तो ये दोनों एसोशिएट होके क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर आप इनको देखना चाहो कैसे ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनको, तो आप देखिए ये जो सिंगल मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है CH3COOH। राइट, और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ एसिटिक एसिड का, दिस इज अगेन CH3COOH। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। राइट,
तो ये दोनों आपस में कैसे एसोसिएट हैं, देखिए आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा वाला है, C डबल बॉन्ड O वाला। यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। ये जो OH वाला पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O के ऊपर पार्शियल डेल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम लोग कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। अब होता क्या है, डाइमर बनने का क्या मतलब है कि दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक यूनिट फॉर्म करते हैं। वो दोनों एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाय द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। और आपको पता है इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। कोई केमिकल बॉन्डिंग हुई नहीं है, केवल ये एक फोर्स से आपस में जुड़े हैं और वो फोर्स क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। ठीक इसी तरीके से बेंजोइक एसिड भी है। तो बेंजोइक एसिड में क्या करना है दोस्तों, CH3 की जगह में C6H5 लिख देना है, बेंजीन रिंग एक हम लगा देंगे। तो दिस इज बेंजोइक एसिड। तो ये है COH, C डबल बॉन्ड O, COH OH, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरेक्ट करने से ये एक यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको हम कह रहे हैं डाइमर, ठीक होगा। अब ये दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये दो मॉलिक्यूल इस डाइमर में आपको दिखाई दे रहे हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक हो जाएगा, राइट। तो होगा क्या, कुल मिला के पहले जो दो मॉलिक्यूल थे इंडिविजुअल, वो अब एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। पहले जो दो सिंगल मॉलिक्यूल थे, दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल थे, वो एक सिंगल बड़े मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। पहले दो थे, अब दो का एक बन गया है। साइज बढ़ गया है वो अलग बात है, बट नंबर तो कम हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर्स, राइट। तो हो क्या रहा है, जो नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो रहे हैं, राइट। एंड सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट्स वैल्यू डिक्रीजेस। पहले तो आप इस पॉइंट को क्लियरली समझ लीजिए, हो क्या रहा है, पहले जो दो सिंगल मॉलिक्यूल थे वो अब एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर आप नंबर इनका काउंट करोगे तो पहले तो दो नंबर थे, दो मॉलिक्यूल थे, अब ये सिंगल एक मॉलिक्यूल रह गया है। भले इसका साइज बड़ा हो गया है, दैट इज अनदर थिंग, बट नंबर तो कम हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो कम होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपको मैं फिर से बता दूं, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। तो इन सब की वैल्यू कम होगी, राइट। और आपको ये भी पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, these all are inversely proportional to the molar mass of the solute। आप चाहो तो इन चारों का फॉर्मूला देख लीजिए, तो आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट और रेस्पेक्टिव जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें इन्वर्स रिलेशन दिखाई देगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, राइट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको जो मोलर मास है, शायद कुछ लिखने में कुछ गलती हुई है, तो बट उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पर जो मोलर मास है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
जितना होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में मोलर मास की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो बढ़ा हुआ मोलर मास है इसी को दोस्तों हम कह रहे हैं इस केस में एबनॉर्मल मोलर मास। तो मान लीजिए 10 यूनिट, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ 10 यूनिट पहले मोलर मास था और जब हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं तो हमें 20 यूनिट मोलर मास मिल रहा है। तो ये जो 20 यूनिट मोलर मास है दिस इज द एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक होगा। एक बार फिर से आप इस बात को समझ लीजिए, इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है उनके नंबर है 2 इस केस में। जब इनमें एसोसिएशन होता है, डाइमर बनता है, तो नंबर हो गया 1। कुल मिला के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब है जो रेस्पेक्टिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जो रेस्पेक्टिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी कम होगी। और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इन्वर्स रिलेशन है तो क्या होगा, जो मोलर मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और मोलर मास इंक्रीज भी होना चाहिए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं जब एसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दो छोटे जो मॉलिक्यूल हैं उनका कितना मास है और एक जो बड़ा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल आपको मिला है तो उसका मोलर मास ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। ठीक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी एसोसिएशन होगा तो मोलर मास आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और ये होना भी चाहिए, वो पता भी चल रहा है आपको डायग्राम से। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास हमें बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं डिसोसिएशन के केस में क्या होता है। तो डिसोसिएशन जनरली होता है दोस्तों किस केस में, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके केस में डिसोसिएशन होता है। राइट। डिसोसिएशन किस केस में होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उस केस में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। जैसे ए बी टूट के क्या देगा, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ये एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का पर्टिकुलर एग्जांपल CH3COH, तो ये टूट के क्या देगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे ही मैं NaCl लिखूँ, MgCl2 लिखूँ, MgSO4 लिखूँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। ऑन डिसोसिएशन दे विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, Mg2 पॉजिटिव एंड MgCl2 होगा, ये 2Cl नेगेटिव। और यहाँ प्रोड्यूस होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा। राइट। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज। ये ऑपोजिट है, किसका ऑपोजिट है, जो एसोसिएशन के केस में हमने देखा था दोस्तों उसका ये ऑपोजिट है। राइट। उसका ऑपोजिट है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर वो इंक्रीज होंगे तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होने का मतलब है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ पर अगेन लिखने में कुछ गलती हुई, आप प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ रही है। राइट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं Cp लिख दूं और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास। मोलर मास किसका मोलर मास है, ये ध्यान रखना है, सॉल्यूट का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोलर मास का वैल्यू डिक्रीज होगा। और वैसा भी आप देख लीजिए बड़े मॉलिक्यूल से तो जो छोटे आयन हैं उनके लिए मोलर मास की वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी। ऐसा आपको समझने के लिए कह रहा हूं मैं। राइट। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक थंब रूल हमको रखना है यार, अगर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन हो रहा है। राइट। डिसोसिएशन हो रहा है तो दोनों केसेस में क्या होगा, जो मोलर मास हमें मिलेगा वो एबनॉर्मल मिलेगा। राइट। दोनों केसेस में क्या मिलेगा, जो मोलर मास मिलेगा वो एबनॉर्मल मिलेगा। बट यहाँ जो एबनॉर्मल मोलर मास है एसोसिएशन के केस में मैं लिख दूं एबनॉर्मल मोलर मास।
mm लिख दिया मैंने। तो यहाँ जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो बड़ा होता है किससे, नॉर्मल मोलर मास से, nmm मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। और डिसोसिएशन केस में ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो जो एबनॉर्मल मोलर मास है दैट विल बी लेस देन नॉर्मल मोलर मास। ये थंब रूल आपको पता होना चाहिए, राइट। एसोसिएशन के केस में मोलर मास जो एबनॉर्मल मोलर मास दोनों के केस में मिलेगा, बट एसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास से बड़ा होता है, और जो डिसोसिएशन का केस है उसमें जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास से कम होता है। सिंपल, ठीक है। और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, एक फैक्टर हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, राइट। उसे हम कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। अब वेंट हॉफ फैक्टर क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर है नॉर्मल मोलर मास, और नॉर्मल मोलर मास का मतलब है जब कोई एसोसिएशन और जब कोई डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो मोलर मास होता है उसको हम कहते, जो मोलर मास हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। इसके अलावा इसके और ये किसका रेशियो है साथ में, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब है एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद जो हमें ये कैलकुलेशन करने से, ये जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करने के बाद फॉर्मूले से जो मिला है वो है ऑब्जर्व्ड मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। आई बात समझ में? तो आई के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास क्या है वो मैंने आपको बताया, राइट। अब हमें ये भी पता है कि जो मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो अगर आपको पहले वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, राइट, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो नॉर्मल मोलर मास है और जो मोलर मास और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं? जो मोलर मास है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा I इज इक्वल टू एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी फॉर्मूले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पढ़े हैं सारे के सारे मॉडिफाई हो जाएंगे इन द लाइट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास भी कुछ होता है कह के इन सब को हम मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी वो देखी थी डेल्टा टी बाई पी नॉट, या पी बी नॉट भी आप कह सकते हैं, जो भी सॉल्यूट है। तो वो हमको पता है कि जो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला था दैट वाज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, आपको याद होगा। फिर इससे हम इसको मॉडिफाई करके मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, इसको मॉडिफाई करके हम किसके फॉर्म में लिख देते थे, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो फिलहाल इतना ही, पहले तो हमने इतना देखा था। तो सारे फॉर्मूले में क्या लिख देना है, इनको आई से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। इसका मतलब है अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं भी हो रहा है तब भी आप आई लिखिए, राइट। तो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा तो उस केस में आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला पहले जैसा हो जाएगा। तो पहले जैसा का मतलब डेल्टा पी बाई पी नॉट विल बी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, क्योंकि आई का वैल्यू 1 हो गया है। तो ये तो पहले जैसा हो गया। तो आई 1 कब होता है ये हम देखेंगे, व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, राइट। इन द सेम वे जो डेल्टा टी बी है वो पहले हमने देखा था के बी इंटू एम, तो ये अब हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ था के एफ इंटू एम, तो ये अभी हो जाता है आई इंटू के एफ इंटू एम। पाई इज इक्वल टू हमने देखा था सी आर टी, तो ये हो जाएगा आई इंटू सी आर टी। तो फॉर्मूले को आप चाहो तो ऐसा ही याद कर लो, और जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू 1, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर का क्या रिलेशन है विद द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है ये हम लोग क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा अभी और पढ़ लेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। टोटल कितने सब्सटेंस हमने लिए थे और उसका कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट हो गया है, ये रेशियो क्या होता है दोस्तों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है।
राइट। इसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने देखा होगा। अल्फा डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोशिएटेड, कितने सब्सटेंस, कितने मोल्स सब्सटेंस के डिसोशिएट हो गए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, कितने आपने लिए थे, ठीक होगा, कितने डिसोशिएट हुए हैं बाय कितने आपने लिए हैं। मान लीजिए आपने 100 मोल लिए हैं और 100 में से 80 डिसोशिएट हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारे के सारे मॉलिक्यूल या मोल्स डिसोशिएट हो जाते हैं। तो 100 आउट ऑफ 100 डिसोशिएट हो गए तो अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में काफ़ी कम होते हैं, 80, 70, 60, तो उसके केस में अल्फा इज लेस देन 1। तो ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज, देखिए कैसे, लेट अ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिव्स m आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, तो ये कैसे टूट रहा है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव में, राइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता AB2 तो ये कैसे टूटता, A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। तो यहाँ आपको 2 आयन मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको 2 + 1 3 आयन मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल हम ले लेते हैं कि टोटल आपको m आयन मिल रहे हैं आफ्टर द डिसोसिएशन, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए m आयन मिल रहे हैं आपको, राइट। सो इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ द सोल्यूट, हमने कितना लिया है, सोल्यूट का 1 मोल लिया है, राइट, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट। और अल्फा तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ा है दोस्तों। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, देखिए, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये फॉर्मूले से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन इज 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोशिएटेड कितना हो जाएगा, इस 1 को आप यहां मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा मोल्स क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से निकालो कि हमने कितने मोल्स लिए थे सब्सटेंस के, 1, राइट, यहां से इस वाले फॉर्मूले से अगर आप निकालो हमने कितने मोल लिए थे सब्सटेंस के, 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। तो इक्विलिब्रियम में ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोशिएटेड, अल्फा डिसोशिएट हो जाएंगे। तो बचा कितना, पहले लिया था हमने 1, अल्फा डिसोशिएट हो गया, बचा का मतलब जो डिसोशिएट नहीं हुए, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, ठीक होगा। अब 1 मोल आपको देता है m, आपने लिखा ना, 1 मोल क्या देता है, m देता है, m आयंस देता है। तो टोटल कितने डिसोशिएट हो रहे हैं, अल्फा, टोटल अल्फा डिसोशिएट हो रहे हैं। तो डिसोशिएट होने के बाद टोटल मोल्स ऑफ आयंस जो बन गए हैं वो कितने हो जाएंगे, m अल्फा। चाहो तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेफ्ट अनडिसोशिएटेड ये आया 1 माइनस अल्फा, और कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, m अल्फा। एक m दे रहा है, एक मॉलिक्यूल m दे रहा है, राइट। तो अल्फा कितने देंगे, टोटल m इंटू अल्फा, ठीक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक होगा, डिसोशिएटेड प्लस एंड डिसोशिएटेड, मतलब जो डिसोशिएट हुए ही नहीं है वो तो कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, और डिसोशिएट होने के बाद कितने आयन बने हैं वो है m अल्फा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने लिया है इनिशियली 1 मोल, राइट, डिसोशिएट कितने हुए, अल्फा, तो रह कितने गए, 1 माइनस अल्फा। एक मॉलिक्यूल से बन रहे हैं m आयन, तो टोटल अगर अल्फा डिसोशिएट हुए हैं तो कितने बनेंगे, m अल्फा। तो टोटल आयन इसमें दोनों हैं, डिसोशिएटेड प्लस अनडिसोशिएटेड, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए I के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो I हमने क्या लिखा था, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो एबनॉर्मल या ऑब्जर्व जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको मैं लिख सकता हूं एबनॉर्मल नंबर ऑफ
solute particles या number of moles of solute particle divided by normal number of moles of solute particle। देखिए यहाँ पर हमने एक बात देखिए आप, I इक्वल टू हमने क्या लिखा था, I इक्वल टू हमने लिखा था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं सीधा यहां क्या लिख दूंगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्या, abnormal नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एबनॉर्मल क्या है, आफ्टर द डिसोसिएशन, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल 1 माइनस एल्फा प्लस एम एल्फा डिवाइडेड बाय नॉर्मल हो जाएगा 1। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 ओवर m माइनस 1। ठीक है, और I तो क्या है आपको पता है, वेंट ऑफ फैक्टर। यहां से हमने सॉल्व किया इसको, तो ये I के लिए एक्सप्रेशन था, यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और I तो पता ही है आपको, ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब अगर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए हम I की वैल्यू निकालें, जैसे NaCl है, तो NaCl के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 1, आपको पता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और NaCl का एक मॉलिक्यूल कितने में टूट जाता है, 2 में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मैं अल्फा की वैल्यू 1 रखूंगा, I की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है -1, m का वैल्यू इस केस में आया 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, I इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी अगर आप निकालो MgCl2 को, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करें तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब MgCl2 के केस में m की वैल्यू कितनी होगी, 2Cl and 1 Mg, तो ये हो जाएगा 3। तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 से अल्फा इक्वल टू 1, I माइनस 1, m की वैल्यू मैंने रखी 3, तो I इक्वल टू आ जाएगा 4। तो याद रखिए ये केवल तब है जब अल्फा की वैल्यू हमें पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो 1 होती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये 1 से कम होती है। कितनी होती है, ये डिपेंड करता है कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम I की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से जब हमें अल्फा पता है, m तो हमें पता ही है। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत सिंपल हो जाता है I निकालना, और इसकी वैल्यू जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं उससे एक ज़्यादा होती है। NaCl में 2 आयन प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ कितनी हुई वैल्यू, 2 आयन प्रोड्यूस, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए NaCl के लिए एक बार फिर से निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, m की वैल्यू 2 थी, तो 2 माइनस 1 तो ये तो 1 ही होगा दोस्तों, राइट। तो यहाँ था 1 इज इक्वल टू I माइनस 1 ओवर 1, तो I इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एक बार करेक्ट कर लीजिए। तो जितने आयन प्रोड्यूस करता है उतनी ही होती है I की वैल्यू। एक बार देख लीजिए फिर से, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 ओवर m माइनस 1 MgCl2 के लिए, तो अल्फा की वैल्यू हो गई यहाँ 1, I की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू होगी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2, m माइनस 1, तो ये 2 प्लस 1, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन प्रोड्यूस करेगा उतनी ही I की वैल्यू हो जाती है। NaCl में 2 होगी, KCl में भी 2 होगी। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टेकन। कितने एसोसिएट हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल आपने कितने लिए थे। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देखा था। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सो लेट n मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट एसोसिएट टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल AN। जैसे हमने देखा था 2 इंटू C6H5COOH, क्या देते हैं आपको, C6H5COOH होल ट्वाइस। सो लेट n molecule of the solute associate to form the
एसोसिएटेड मॉलिक्यूल AN, ठीक हो जाएगा। सो Na गिव्स यू AN। यहाँ पर N तो क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल्स है, नंबर है N, 2 है इस केस में, और AN एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक बड़े एसोसिएटेड मॉलिक्यूल को। एग्जैक्टली वैसे ही शुरू करेंगे हम जैसे पहले किया था। सो इफ यू स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ A, राइट, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन से N मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे N की इस केस में वैल्यू कितनी है 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, N मॉलिक्यूल एसोसिएटेड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, राइट। तो उसमें वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, आपको पता है 1/n होगा कि नहीं होगा, क्योंकि n छोटे मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल दे आर फॉर्मिंग। तो उस एसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/n। तो अल्फा मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, अल्फा/n, सिंपल। 5 मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे n की जगह 5 लिख देंगे, तो 1/5। और अगर हम कहेंगे 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो अल्फा की जगह हम रख देंगे 10, बहुत सिंपल, राइट। तो ये हो गया n मॉलिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/n। तो अल्फा मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अल्फा/n। कितने एसोसिएट नहीं हुए, देखिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एसोसिएटेड, क्योंकि अगर ये हमने 1 लिया है तो अल्फा एसोसिएट हुए, तो कितने बच गए, 1 माइनस अल्फा, राइट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिमेन अनएसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, जितने एसोसिएट हुए और जितने नहीं हुए। तो कितने एसोसिएट हुए, ये कितने एसोसिएट होके बने, अल्फा/n, और कितने नहीं हुए, 1 माइनस अल्फा। तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा एबनॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और टोटल मोल्स तो हमें पता है कितने लिए हैं। तो I की वैल्यू अगेन जैसा हमने देखा था, इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसके लिए हम फॉर्मूला निकाल देंगे, I इज इक्वल टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। तो I इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n ओवर 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 ओवर 1 माइनस n ओवर n। आपको याद होगा पहले क्या था, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 ओवर m माइनस 1। तो इस केस में क्या है, ये तो डिसोसिएशन का केस था और ये एसोसिएशन का केस है। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 ओवर 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो I की वैल्यू हो जाएगी, I का वैल्यू तो आपको फॉर्मूला पता ही है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो जब एसोसिएशन हो रहा है तो I के लिए क्या एक्सप्रेशन है या अल्फा के लिए क्या एक्सप्रेशन है, और जब डिसोसिएशन हो रहा है तो I या अल्फा के लिए क्या एक्सप्रेशन है वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। अब आप देखिए हमने कहा था, देखिए I की वैल्यू आई नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। हमने कहा कि जब भी एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में एबनॉर्मल मोलर मास आपको मिलेगा, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास आपको मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा एबनॉर्मल मोलर मास। बट एसोसिएशन के केस में ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है ये क्या होता है, बड़ा होता है नॉर्मल मोलर मास से, और डिसोसिएशन के केस में ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है ये छोटा होता है नॉर्मल मोलर मास से। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर दूँ, देखिए I इज इक्वल टू दिस वन, तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू 1 से कम होगी क्या, क्योंकि देखिए एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास बड़ा है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो I की वैल्यू होगी 1 से कम। तो हमेशा याद रखिए जब एसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू 1 से कम होगी, और जब डिसोसिएशन होगा तो उस केस में आपको पता है जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो कम हो जाता है, यहाँ कम होगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा डिसोसिएशन के केस में और न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी।
और जब एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ये कैंसिल होकर रह जाएगा 1। तो 3 कंडीशन है, when alpha is equal to 1, when alpha is less than 1 and when alpha is more than 1. तो alpha is equal to 1 when there is no association or dissociation. alpha is less than 1 when it is association. तो कब होता है ये? जब एबनॉर्मल मोलर मास बड़ा होता है नॉर्मल मोलर मास से, और डिसोसिएशन कब होता है? जब एबनॉर्मल मोलर मास छोटा होता है किससे? नॉर्मल मोलर मास से। तो उस केस में ये I इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, राइट। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा I के लिए एक्सप्रेशन, जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और डिसोसिएशन है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा, राइट। इसके साथ साथ हमने देखा जो भी आपके पास एबनॉर्मल किस कंडीशन में आपके पास एबनॉर्मल मोलर मास आता है, राइट। तो इसके साथ साथ ये जो थियरी वाला पार्ट है वो इस चैप्टर का पूरा हो गया है। आने वाले सीरीज में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक हो गया। तो एक बार आप जितने भी वीडियो इस सीरीज़ में हमने बनाए हैं उनको देखिए, एक बार समझ में नहीं आता है बार बार देखिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसके बाद आने वाले सीरीज़ में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से थियरी का पार्ट चैप्टर 2 क्लास 12 सोल्यूशन पूरा हो चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।